हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर विज्ञान के सीरीज में इस चैनल पे। जनरल साइंस में हमारा कुछ सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन, स्केलेटल, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आज हम देख रहे हैं ब्रेन यानी कि नर्वस सिस्टम। इसकी हमारी 2 कक्षाएं हो गई है। आज की ये तीसरी कक्षा है और आज हम देखेंगे कि हमारे न्यूरॉन क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, मैसेज को हमारे ब्रेन तक कैसे लेके जाते हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे ब्रेन का पहला पार्ट यानी कि फ्रंटल लोब क्या होता है, इसके क्या कार्य होते हैं और इसके कितने भाग होते हैं। तो आइए बिना कुछ देरी किए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ये रहा हमारा ब्रेन की इकाई यानी कि हमारे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है, हमारे न्यूरॉन। इसे हम स्नायु की जगह तंत्रिका लिख सकते हैं, क्योंकि तंत्रिका को ही हम स्नायु बोल देते हैं। ये चल के नहीं रहा है जी। ये हमारी तंत्रिकाएं होती है, ठीक है। ये क्या होती है, तो स्नायु तंत्र की मूलभूत इकाई होती है, यानी कि हमारे तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई कौन सी होती है, हमारा न्यूरॉन होता है। तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई कौन होती है, हमारी न्यूरॉन होती है। ये कैसे कार्य करती है, ये विद्युत आवेग के रूप में ले जाता है, यानी कि हमारे बॉडी में कुछ रिएक्शन हो रहा है या फिर मैसेज को हमारी बॉडी में जो भी क्रियाएं होती है या फिर अभिक्रियाएं होती है, तो उन संदेशों को विद्युत आवेग के रूप में ले जाती है, ठीक है, हमारे ब्रेन तक। कैसी होती है तंत्रिका, ऐसी होती है, ये रही। ये कुछ इस प्रकार के न्यूरॉन होते हैं हमारे ब्रेन में। देन ये पूरे शरीर में फैले हुए होते हैं, हमारे ब्रेन में भी मिलते हैं। ब्रेन से हमारे वर्टिब्रल कॉलम यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी में भी मिलते हैं, हमारे हाथ पैरों हमारी हड्डियों के जॉइंट में भी मिलते हैं क्या, ये न्यूरॉन, ठीक है। कितने न्यूरॉन होते हैं ओवरऑल, 100 अप्रॉक्स, यानी कि 100 अरब न्यूरॉन होते हैं, 10 की घात 11। कितने होते हैं ये, 10 की घात 11, 100 अरब न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये एक न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़े हुए दिखते हैं, ये रहा। ये वाला जो पार्ट होता है ये डेंड्राइट होता है, ये मैसेज को रिसीव करता है हमारी बॉडी में। यदि कुछ हो रहा होगा तो उस मैसेज का रिसीव कौन करेगा, डेंड्राइट। फिर ये जो नीजल्स ग्रेनल्स, इसमें कुछ फ्यूल होता है हमारे न्यूरॉन के अंदर। ये हमारे न्यूरॉन का केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस। ये सेल बॉडी, ये वाला जो पोर्शन होता है स्केवन सेल, ये क्या करती है, हमारे मैसेज को तीव्रता से ब्रेन की तरफ भेजती है। एक्सोन, एक्सोन क्या होता है, ये एक फैटी एसिड होता है जो हमारे मैसेज की गति को तेज करता है। माइलिन शीथ, इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में जितना भी रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को रिसीव करके सीधा हमारे ब्रेन में पहुंचाती है। नोब ऑफ रिवेनियर, नोब ऑफ रेनवियर, ये एक्सॉन और ये जो सिनेप्टिक नोब होता है इससे ही एक दूसरे से हमारे न्यूरॉन जुड़े हुए होते हैं। और एकमात्र ऐसी कोशिका होती है हमारी न्यूरॉन सेल जिनमें कोई विभाजन नहीं होता है। विभाजन क्यों नहीं होता है न्यूरॉन में, क्योंकि साइटोन नाम का स्ट्रक्चर होता है जो कोशिका में विभाजन के लिए जिम्मेदार होता है, और वही साइटोन इसमें नहीं होता है, किसमें, हमारी न्यूरॉन में।
इसलिए हमारे न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता है। देखते हैं इसके भाग न्यूरॉन के। पहला भाग क्या है, ये वाला है डेंड्राइट। अब ये जो डेंड्राइट है ये क्या करता है, यह पेड़ की शाखा जैसी संरचना होती है डेंड्राइट की। इनका जो कार्य है वो बाहर से आने वाले संवेदी संदेश यानी कि सिग्नल्स, इम्पल्स को ग्रहण करती है और उसे सेल बॉडी तक पहुंचाती है। कौन, ये जो पेड़ की शाखा जैसे स्ट्रक्चर होता है हमारे न्यूरॉन में, ये ही डेंड्राइट होते हैं। और ये डेंड्राइट क्या करते हैं, ये मैसेज को रिसीव करते हैं और आगे पहुंचाने का कार्य करते हैं। देखते हैं, ये रहा डेंड्राइट, ये ही मैसेज को रिसीव करके आगे की ओर पहुंचाते हैं। अब दूसरा होता है न्यूक्लियस। हमारी कोशिका का केंद्रक। ये न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस जो होता है ये सेल बॉडी के अंदर स्थित होता है। इसमें डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। हमारी प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है। सिर्फ हमारे मानव शरीर की एकमात्र ऐसी कोशिका होती है जिसमें केंद्रक नहीं होता है, वो कौन सी होती है, आरबीसी। बाकी प्रत्येक कोशिकाओं में केंद्रक मिलता है। जैसे हमारे न्यूरॉन में भी केंद्रक मिलता है और इसमें क्या अनुवांशिक पदार्थ रहते हैं, यानी कि हमारे जेनाइटल जीन होते हैं जो हमारी अगली पीढ़ी के लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसका कार्य क्या होता है, न्यूरॉन की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करना। ठीक है, अब ये जो सेल होती है, सेल बॉडी हमारी न्यूरॉन का तीसरा पार्ट है, यानी कि तीसरा स्ट्रक्चर होता है। इसे साइटोन भी कहते हैं। इसमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और अन्य कोशिकांग पाए जाते हैं। इसका काम क्या होता है, आने वाले संदेशों को समन्वित, इंटीग्रेट करना और आगे की तरफ भेजना। ये जो सेल बॉडी है, डेंड्राइट से मैसेज आता है, फिर उसको समझती है और कि हाँ ये वाकई में ये कोई मैसेज है कि ब्रेन के पास पहुंचना चाहिए, तो सारा का सारा मैसेज आगे की ओर भेजने में कार्य करती है। इसके बाद एक्सॉन जो होता है वो क्या करता है, एक्सॉन हिलॉक होता है। यह क्या करता है, यह सेल बॉडी और एक्सॉन से मिलने का स्थान होता है। यहां से नर्व इम्पल्स यानी कि स्नायु आवेग, हमारी तंत्रिका का आवेग की शुरुआत होती है। इसे न्यूरॉन का टाइगर जोन भी कहते हैं। किसे, एक्सॉन हिल को। जैसे कि कोई भी मैसेज आता है तो वहां से हमारी तंत्रिका के एक विद्युत आवेग यानी कि सेंसेशन की शुरुआत होती है और वहीं से सारे मैसेज दूसरी तंत्रिका में पहुंचने के लिए तैयार होते हैं। एक्सॉन के बाद आता है माइलिन शीथ। ये क्या करती है, यह एक्सॉन के चारों ओर लिपटा हुआ फैटी आवरण होता है। इसका काम क्या होता है, यह एक्सॉन को सुरक्षा देता है, संदेशों को बहुत तेजी से संचारित करने में मदद करता है और यह मुख्य रूप से स्केवान सेल के द्वारा बनता है। ठीक है, क्या, माइलिन शीथ, यही हमारे संदेश को तेजी से दूसरी तंत्रिका में यानी कि ब्रेन के पास भेजने का कार्य करता है। कौन, माइलिन शीथ। अब ये जो होता है नोब ऑफ रेनवेयर, ये क्या करता है, ये एक्सोन पर माइलिन शीथ के बीच छोटे छोटे अंतराल में होते हैं। एक्सोन पर माइलिन शीथ के बीच छोटे छोटे अंतराल में होते हैं। ठीक है, जो हमारे ये वाला तो एक्सोन होता है, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। ये एक्सोन हो गया, फिर ये एक्सोन हो गया। इनके बीच में जो अंतराल मिलता है, हमें गैप मिलती है, वो ही क्या होता है, हमारा नोड ऑफ रेनवियर। यहाँ से नर्व इम्पल्स जम करके आगे बढ़ता है। जैसे कि यहाँ पे कोई मैसेज आया
नर्व इम्पल्स यानी कि कोई मैसेज आया हमारी बॉडी से, उसको आगे बढ़ना है तो वो इसको पार करके यानी कि इसको क्रॉस करके यहाँ पर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सैलेंट्री कंडीशन, ठीक है, यहाँ से इम्पल्स यानी कि नर्व की जो मैसेज होते हैं वो आगे जंप करके आगे बढ़ते हैं सैलेंट्री सेल्टोटरी कंडक्शन के द्वारा। ठीक है, इसमें संदेशों की गति कई गुना बढ़ जाती है। अब जो स्केवन सेल होते हैं, स्केवन सेल यानी कि श्वान कोशिका, यह विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जो एक्सोन के चारों ओर लिपट कर माइलिन शीट बनाती है। कौन? स्केवन जो सेल होती है वो एक्सोन के चारों ओर लिपट कर क्या बनाती है? माइलिन शीट बनाती है। और माइलिन शीट ही क्या करती है? हमारी तंत्रिकाओं में संदेश को तेजी से, यानी कि जैसे कि यहाँ पर कोई वस्तु या फिर पेन चुभ जाएगी और उसका जो दर्द फील होगा वो कुछ नैनो सेकेंड में ही ब्रेन तक पहुंच के वापस यहाँ तक आ जाएगा कि हाँ पेन चुभा है। हमारी त्वचा को फील भी तब होगा जब यहाँ की तंत्रिकाएं ब्रेन तक जाएगी और ब्रेन से रिफ्लेक्स करके वापस आएगी और हमें फील होगा कि हाँ रियल में दर्द हो रहा है। यह एक्सोन को पोषण और संचारण प्रदान करती है। कौन? स्केवन सेल। ये क्या करती है? माइलिन शीट को भी बनाती है, एक्सोन के चारों ओर लिपट कर माइलिन शीट का निर्माण कर देती है और एक्सोन को पोषण और संरक्षण प्रदान करती है। एक्सोन टर्मिनल, ये क्या होता है? यह एक्सोन का अंतिम सिरा होता है। कौन? एक्सोन टर्मिनल। यह एक्सोन का अंतिम सिरा होता है। इसमें छोटे छोटे सिनॉप्टिक नोब बटन जैसे सिरे होते हैं। यहाँ से संदेश न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से अगली कोशिका यानी कि न्यूरॉन, मसल्स और ग्लैंड तक पहुंचता है। ठीक है, ये जो सिनेप्टिक नोब होता है, डेंड्राइट से मैसेज शुरू हुआ था, न्यूक्लियस के बाद हमारे माइलिन शीट, एक्सोन, इन सभी से होते हुए कहाँ तक जाता है? हमारे एक्सोन टर्मिनल यानी कि सिनॉप्टिक नोब के द्वारा दूसरे न्यूरॉन में जाता है, दूसरे न्यूरॉन से मसल्स एंड ग्लैंड में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये हो गया था हमारा न्यूरॉन। अब हम देखेंगे फ्रंटल लोब। हमने कल देखा था कि मस्तिष्क क्या होता है और हमारे जो न्यूरॉन होते हैं वो इतनी तेजी से वर्क भी करते हैं, तो किस वजह से करते हैं? स्माइलिन शीट की वजह से। फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन हुआ था, यानी कि 5वां महाविनाश हुआ था, उसमें डायनासोर की जो प्रजाति है वो विलुप्त हुई थी। उसके विलुप्त होने का मेन कारण क्या था? कि नेचर ने शरीर तो बड़ा बना दिया था, लेकिन उसमें जो तंत्रिकाएं थी, उनकी तंत्रिकाएं इतनी विकसित नहीं थी कि वो सारा डिसीजन मेकिंग का कार्य भी कर सके। जैसे कि उनका शरीर लंबाई में काफी बड़ा था और ब्रेन यहाँ पर था, लंबा भी था डायनासोर का शरीर। अगर उनकी पूंछ पर यदि कुछ हो भी गया या फिर कुछ चोट लग गई होगी तो पूंछ के न्यूरॉन इतनी स्लो स्पीड में जाएंगे कि हाँ यहाँ पर चोट लगी है, चोट लगी है, चोट लगी है, और वही चोट उसके ब्रेन तक जाने में इतना समय लग जाएगा कि ताकि उस चोट का घाव और भी ज्यादा घातक हो सके। इतनी तेजी से, यानी कि इतनी स्लो और इतनी धीमी गति से उनके न्यूरॉन गति करते हैं, यानी कि संदेश को इतनी धीमी गति से ले जाते हैं। कारण क्या था? कि उनकी जो तंत्रिकाएं होती है उनमें माइलिन शीट नहीं होता है। ठीक है, अगर होता भी है तो बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, और हमारा जो मस्तिष्क है वो प्रकृति में मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो सबसे बड़ा है। किस वजह से? आकार की स्थिति में। कैसे? माना कि हम शारीरिक रूप से छोटे होते हैं, लेकिन हमारा जो सेरिब्रल एरिया होता है
सेरिब्रम होता है हमारे ब्रेन का पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट इतना इतना, ये काफी बड़ा है। ये हमारे ब्रेन का 80% हिस्सा कवर करता है। पृथ्वी पर एकमात्र हम ऐसे जीव हैं जिनका ब्रेन सबसे बड़ा मिलता है, यानी कि उनका जो सेरिब्रल होता है वो सबसे बड़ा मिलता है। इसी की वजह से, इसी सेरिब्रम की वजह से हम कला, तर्क शक्ति, ज्ञान, कम्युनिकेशन स्किल, इमोशन इंटेंसिटी, इन सभी की वृद्धि कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा न्यूरॉन यदि हमारे ब्रेन में मिलते हैं तो वो सिर्फ हमें मानव को ही दिए हैं नेचर ने, और किसी को नहीं। 10⁻11 न्यूरॉन, कम नहीं होते हैं ये। ठीक है, तो अगली क्लास में हम देखेंगे फ्रंटल लोब क्या होता है। ठीक है, तो कल हमने मस्तिष्क के बारे में देखा था कि सेरिब्रम क्या